नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर हफ्ते आपको प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य विविध प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित किसी प्रसिद्ध हस्ती से मिलवाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं और वे जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारा आज का ये कार्यक्रम कई मामलों में खास है। उसका कारण ये है कि आज हम हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके व्यक्ति विशेष पर बात करने के बजाय हम श्रीमद राजचंद्र जी के जीवन पर बात करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो उनके बारे में ना जानते हों, लेकिन जिन्होंने भी महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी होगी, उनकी आत्मकथा पढ़ी है, तो वे श्रीमद राजचंद्र जी से अपरिचित नहीं हो सकते। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस वर्ष 15 अगस्त पर अपने लाल किले से दिए उद्बोधन में कहा था कि ये श्रीमद राजचंद्र जी का 150वां जन्म जयंती वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के द्वारा देश भर में, और ना सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया के भी अनेक देशों में लगातार नाट्य प्रयोग, नाट्य मंचन किया जा रहा है, जिसमें श्रीमद जी के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनकी जीवन दर्शन पर और उनके जीवन का महात्मा गांधी के जीवन में क्या प्रभाव रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही और विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्म संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में और उसे आत्मसात करने में उनकी क्या भूमिका रही है। इस प्रकार उनके संपूर्ण जीवनी को नाट्य के प्रयोग के द्वारा दुनिया भर में आम जनता तक, आज के युवाओं तक पहुंचाने का कार्य श्रीमद राजचंद्र मिशन के द्वारा किया जा रहा है। तो श्रीमद राजचंद्र मिशन के ही सचिव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आत्मार्पित मौलिक जी आज हमारे साथ इस खास चर्चा में, इस डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम इनके इस मिशन के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही श्रीमद राजचंद्र जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। तो मौलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो इस मिशन के तहत मौलिक जी के द्वारा काम किया जा रहा है और इनके पूरे मिशन के द्वारा धर्मपुर से जो काम किया जा रहा है, उस पर जो एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है, पहले हम उसे देख लेते हैं, उसके बाद हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महात्मा गांधी जी अभिव्यक्त करते हैं, विश्व भले ही मुझे श्रेय देता है, परंतु मैं जो हूं उसके लिए उनकी जीवन संगति का मुझ पर बड़ा ऋण है। मैं अपने आध्यात्मिक संकट के समय उनका आश्रय लिया करता था। ऐसा था वह व्यक्ति जिसने धार्मिक विषयों में मेरे हृदय को इतना प्रभावित किया जितना अन्य किसी ने नहीं किया। मैं उनके जीवन और उनकी रचनाओं के संबंध में जितना विचार करता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ भारतीय थे। उनके विश्वास का आधार निर्विवाद रूप से अहिंसा थी। वे दया धर्म की मूर्ति थे। मैं उनका पुजारी था। गांधी जी के शब्द आविष्कृत करते हैं एक ऐसे प्रेरक बल को जिसके प्रभाव से रूपांतरित हुए मोहनदास महात्मा में। भारत के महान संत, तत्वज्ञानी, कवि और आध्यात्मिक विभूति महात्मा के महात्मा श्रीमद राजचंद्र जी एक रसमय नाट्य प्रयोग द्वारा युग पुरुष। भाइयों बहनों, ये वर्ष अनेक प्रकार से महत्व का है। देश महात्मा गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र जी, जिनको 150वीं जयंती मना रहा है। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा, श्रीमद राजचंद्र जी जिनकी 150वीं जयंती है, महात्मा गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे और श्रीमद राजचंद्र जी के साथ जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब भी श्रीमद राजचंद्र जी के साथ पत्र व्यवहार करते थे। एक पत्र में श्रीमद राजचंद्र जी ने गांधी जी के साथ हिंसा और अहिंसा की चर्चा की थी और राजचंद्र जी कह रहे थे, जिस समय हिंसा का अस्तित्व रहा है उसी समय से अहिंसा का भी सिद्धांत है। दोनों में अहम यह है कि हम किसे महत्व देते हैं या फिर इनमें किसका उपयोग मानव हित में हो रहा है।
तो देखा आपने किस तरह से श्रीमद राजचंद्र जी के व्यक्तित्व को श्रीमद राजचंद्र मिशन के द्वारा दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मौलिक जी, चर्चा की शुरुआत करता हूं और सबसे पहले मैं यहां से आपसे पूछना चाहूंगा कि आम दर्शक को सबसे पहले ये बताइए कि श्रीमद राजचंद्र जी कौन थे, क्या उनका व्यक्तित्व था और गांधी जी के जीवन में उनकी क्या भूमिका थी? श्रीमद राजचंद्र जी 150 वर्ष पूर्व भारत के सौराष्ट्र रीजन से हैं और वे एक संत हैं जी। आमतौर पर लोग उन्हें गांधी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं और वे जैन धर्म में बिलीव करते थे और जैन धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते थे। खास उनका व्यक्तित्व का अगर हम खास पहलू जाने तो श्रीमद राजचंद्र जी यानी अंतर्मुक्ता का आमंत्रण जी। आमतौर पर हम किसी भी धार्मिक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम उन्हें किसी धर्म से जोड़ते हैं या धर्म क्रिया या ऐसे प्रकार के संप्रदाय वर्ग विशेष से ऐसे जोड़ते हैं। लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं मैं किसी भी गच्छ में नहीं हूं, मैं आत्मा में हूं जी। वो हमें कहते हैं कि सही धर्म क्या है, सही धर्म कैसे करते हैं कि जी जो जब क्रियाएं हैं वो सिर्फ साधन है, वो साध्य नहीं है। जो साध्य है वो जो गुण है, जो मैत्री भाव, शांतता, प्रेम, उस पे फोकस कराते हैं और हम कैसे अपने आप को जाने, सेल्फ रियलाइज करें, उसके बारे में वो बोल देते हैं। उनका जीवन रहा है जी। महात्मा गांधी के जीवन पर उनका काफी असर पड़ा है जी। किस तरह से उन्होंने गांधी जी के जीवन को प्रभावित किया है? गांधी जी श्रीमद जी के परिचय में आए जब वे इंग्लैंड से वापस बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए थे और तब तो वो मित्र के तौर पर श्रीमद जी को देखते थे। लेकिन जैसे जैसे गांधी जी ने श्रीमद जी का परिचय उनका बढ़ता गया तब उन्होंने देखा कि कैसे श्रीमद जी वो व्यवहारिक रूप से व्यवसाय चलाते थे क्योंकि उनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी थी कि वो त्याग नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने देखा कि कैसे व्यवसाय में वो बिजी थे, उसके बावजूद कैसे धर्म उनमें 24/7 दिखता था कि उनके हर एक क्रिया में उनको धर्म दिखता था। वो कितने अलिप्त थे, उनको आसक्ति नहीं थी। तो उससे गांधी जी ने ये ग्रहण किया कि धर्म ऐसी वस्तु नहीं है कि सिर्फ वो मंदिर में बैठे किया जाए या फिर एकादशी के दिन किया जाए, पर्युषण पर्व में किया जाए, वो हमेशा कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज गांधी जी ने श्रीमद जी से सीखी वो है अहिंसा। जो अहिंसा गांधी जी ने बाद में अपने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह के रूप में हम सबको दी और हम सब ने उसे यूज करके अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो गांधी जी ने श्रीमद जी से अहिंसा के बहुत सूक्ष्म प्रश्न भी पूछे थे जी। और उनके उत्तर से गांधी जी को इतना संतुष्टि मिली कि वो उन्होंने आत्मसात की। गांधी जी जब अफ्रीका में भी थे तब भी पत्र व्यवहार लगातार श्रीमद जी के साथ होता था और अफ्रीका में भी जो उन्होंने भारतीयों के लिए जो भी सत्याग्रह किया, सबसे पहला प्रयोग उन्होंने वहीं किया। वहां भी श्रीमद जी का मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। जी बिल्कुल। इनफैक्ट गांधी जी ने जब अफ्रीका में थे तब वहां से 27 प्रश्नों का एक विस्तृत पत्र श्रीमद जी को लिखा, जिसमें से एक प्रश्न ऐसा था कि अगर मुझे सर्प डसने आए और भाग न सकूं और कोई चारा न हो तो मैं क्या करूं? मैं सर्प को मार दूं या फिर वो मुझे डस ले और मैं मर जाऊं? और उसके उत्तर में श्रीमद जी ने लिखा कि आप ये जो देह है वो क्षण भंगुर है, मानते हैं? तो गांधी जी ने कहा हाँ। आत्मा शाश्वत है वो जानते हैं? तो कि हाँ। तो अगर ये जानते हैं तो फिर कैसे मैं आपको ऐसा उपदेश दूं कि आप सर्प को मार दें? किसी भी आर्य व्यक्ति को ऐसा उपदेश नहीं दे सकते हैं और किसी भी आर्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। वो मर्म लेके जब सर्प को नहीं मार सकते हैं तो अंग्रेज जो हमारे सामने इतना अत्याचार कर रहे हैं उसके सामने भी प्रेम से काम लिया जाए, ये पूरा उसका बोध ग्रहण करके गांधी जी ने हमें अहिंसा का वो जो अस्त्र जो हमको सिखाया, सत्याग्रह, वो यूज किया। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में ये बड़ा मुश्किल होता है कि इसे अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको अपना सके, लेकिन श्रीमद जी ने उसे चरितार्थ किया और उसके बाद श्रीमद जी से सीखकर महात्मा गांधी ने इसे चरितार्थ किया। और आज के समय में ये बात बड़ी बेमानी लगती है। मात्र अहिंसा की बात नहीं है, कई और भी सिद्धांत जो भारतीय संस्कृति में रहे हैं, जो महावीर से, बुद्ध से, राम से, रामायण के जरिए, सभी गीता के जरिए हम तक पहुंचे हैं,
उन सिद्धांतों पर भी है, चाहे अपरिग्रह की बात हो, चाहे क्षमा की बात हो, चाहे दया की बात हो, जैन धर्म का एक अनेकांतवाद सिद्धांत इसकी बात हो, इनको भी काफी उद्घाटित किया है उन्होंने और जन जन तक पहुंचा है। इस बारे में समझना चाहूंगा। जैसे आपने अनेकांत के सिद्धांत की बात की, तो अनेकांत यानी किसी भी चीज को अनेक दृष्टि से देखना। मेरा ही पहलू करेक्ट है ऐसा जरूरी नहीं है। सही बात। किसी और से देखा, किसी और एंगल से देखा जाए तो दूसरा पहलू भी सही हो सकता है। वही जो श्रीमद जी का बोध गांधी जी ने भी अपनाया कि श्रीमद जी ने कहा कि मुझे किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं है, किसी भी धर्म से आप राग और द्वेष से रहित हो सके वो धर्म आप फॉलो करें। तो गांधी जी ने भी ये जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में अपनाया। सभी धर्म के प्रति उन्हें आदर था और ऐसे ही उन्होंने अनेकांत का सिद्धांत अपनाया। अनेकांत, बिल्कुल बहुत सही बात है। और आज के समय में पत्रकारिता में ये सीखने की बहुत आवश्यकता है कि आज हम सिर्फ एक दिशा में ही चीजों को सही साबित करने की कोशिश ना करें। हर पहलू को, हर घटना के देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं और सभी अपनी अपने नजरियों से सही होते हैं। और ये चीज अनेकांतवाद सिद्धांत के जरिए समझ सकते हैं, जो श्रीमद जी ने पहले अपने जीवन में उतारा और उसके बाद उसे महात्मा गांधी तक पहुंचाया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। इसी से जुड़ी हुई मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि कई प्रकार की रचनाएं भी उन्होंने की हैं। वे एक कवि थे, शताब्दानी पुरुष थे, एक साथ 100 कार्यों को साधते थे। उनकी जो कहना चाहिए प्रज्ञा थी, उनकी याददाश्त थी, वो बड़ी अलौकिक थी। आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और गांधी जी भी सर्वप्रथम, गांधी जी कहते हैं मेरे अहंकार को टूटने में श्रीमद जी के व्यक्तित्व का ही योगदान है, क्योंकि वे जब विदेश से पढ़कर आए थे तो उन्हें अपने ही ज्ञान का अहंकार हुआ करता था। लेकिन जब श्रीमद जी को देखा तो उन्हें लगा कि ये मेरा ज्ञान तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं और उनके जो अन्य प्रतिभा थी, उसको दुनिया भर ने क्यों उतना नहीं जाना समझा? श्रीमद जी उतने प्रसारित क्यों नहीं हुए जितना महात्मा गांधी हुए? आज महात्मा गांधी को सभी जानते हैं, लेकिन श्रीमद राजचंद्र जी को उतने लोग नहीं जानते। जी बिल्कुल। श्रीमद जी की जो रचनाएं थी वो ज्यादातर अध्यात्म बेस्ड थी। जी। तो जिन को ये अध्यात्म की रुचि है उनमें से कई लोग श्रीमद जी को जानते हैं। जी। और श्रीमद जी खुद जब इस दुनिया में हयात थे उस टाइम वे प्रसिद्धि से दूर ही रहे। उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए था कोई भी उनके बारे में जाने। जी। और गांधी जी, जिनको हम सब जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री ने भी गांधी जी का योगदान अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या उसको प्रसिद्ध किया, उनके पॉलिटिकल एंगल्स को प्रसिद्ध किया, लेकिन उनको जो अपनी स्पिरिचुअलिटी कहाँ से मिली थी वो एंगल हिस्ट्री ने भी टच नहीं किया है। वो तो महात्मा गांधी की आत्मकथा ना होती तो शायद हम जान ही ना पाते। बिल्कुल, गांधी जी ने अपने आत्मकथा में पूरा प्रकरण श्रीमद जी के बारे में लिखा है और प्रकरणों में भी उन्होंने श्रीमद जी का उल्लेख किया है, उनका आभार व्यक्त किया है। अपने लेखों में, अपने भाषणों में वो श्रीमद जी का कई बार उल्लेख किया करते थे। तो इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल। और कैसे अभी, इसीलिए हमारा अभी ये कर्तृत्व बनता है कि कैसे श्रीमद जी के जो सिद्धांत हैं जो गांधी जी ने अपनाए वो अभी भी इस एज में भी इतने ही यूजफुल है। तो कैसे हम वो सिद्धांत जन जन तक पहुंचाए कि जिससे सबको लाभ हो। क्योंकि गांधी जी एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे इनिशियली, लेकिन उन्होंने खुद पर काम किया और वो सामान्य मोहनदास से महात्मा बने। ऐसे ही हम सब भी, भले सामान्य हमको लगता है हम सामान्य हैं, लेकिन हम सब भी महात्मा बन सकते हैं अगर हम प्रयास करें। उन सिद्धांतों को यदि अपने जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। उनकी कुछ कृतियां जो रही हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। कई तो काफी प्रसिद्ध हैं। अपूर्व अवसर नाम से एक उन्होंने लिखा है, आत्म सिद्धि शास्त्र लिखा है, एक और बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ऐसे करके कोई स्तुतियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताना चाहा कि मेरे ये जीवन में या ये जो भौतिक शरीर या भौतिकवादिता का आज हमारे सामने जो पूरा माहौल है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस भौतिकता के जरिए या जो भी मुझे संयोग मिले इसके जरिए मुझे आध्यात्मिक प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। जी। तो उन कृतियों के बारे में आपसे समझना चाहूंगा, क्या उनका कथ्य रहा है उनकी कृतियों का? जी, हम उनकी किसी भी कृति को ले लें, उनमें मेन फोकस अध्यात्म रहेगा। उनका मेन फोकस रहेगा कैसे हम अपने आत्मा को की प्राप्ति करें, कैसे हम आत्मा का अनुभव करें, और उनमें वैराग्य छलोछल उनमें मिलेगा हमको। तो उनकी सबसे जो प्रमुख कृति हम बोल सकते हैं वे है श्री आत्मसिद्धि शास्त्र, कि जहां उन्होंने गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से, जैसे भगवत गीता में भी गुरु और शिष्य के संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, वैसे यहाँ भी श्री आत्मसिद्धि शास्त्र में उन्होंने गुरु शिष्य के माध्यम से आत्मा की सिद्धि की है,
कि कैसे आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा नित्य है, सिर्फ ये देह तक आत्मा नहीं है, आत्मा कर्म का करता है, भोगता है, और मोक्ष है, और मोक्ष का उपाय भी है। हम सब मोक्ष का उपाय प्राप्त कर सकते हैं। वो लॉजिकल मीन्स से उन्होंने ये प्रूव किया है कि ये सब है। तो किसी को भी ये उत्कंठा हो, जिज्ञासा हो, वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी शास्त्र है। जी, बहुत। मुझे एक पंक्ति याद आती है जो मैंने भी पढ़ी थी कि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की ये हार है, नहीं एक पल इसका तुझे किंचित विवेक विचार है। वे संसार का बढ़ना, भोगों का बढ़ना, परिवार का बढ़ना, इन सारी चीजों को उन्होंने कभी भी महत्व नहीं दिया। लक्ष्मी धन संपदा का बढ़ना, बल्कि वे हमेशा आध्यात्मिक मार्ग में ही निरंतर वे लीन रहे हैं और उसका ही उनको जीवन में चरितार्थ होते हम देख सकते हैं। वर्तमान की भौतिकवादी संस्कृति जो अनेक प्रकार से चिंताओं से ग्रस्त है, यदि वह भी पूर्णकालिक पूर्णता से शांति प्राप्त करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ, जैसा कि आपसे मैं समझ पा रहा हूँ, कि उन्हें श्रीमद जी के मार्ग का कहीं ना कहीं उनके साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और उसे जीवन में उतारना चाहिए। बात करते हैं आपका जो मिशन है, क्या आपका मिशन है? श्रीमद राजचंद्र मिशन, आपने नाम ही श्रीमद जी के ऊपर इसका रखा है। इसके जरिए आप दुनिया में किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? तो क्या आपका उद्देश्य सिर्फ श्रीमद राजचंद्र जी का नाम लोगों तक पहुंचाना है या उनकी शिक्षाएं भी लोगों के जीवन तक पहुंचाना है? श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर जी, हमारे सदगुरु पूज्य राकेश भाई, उन्होंने इसकी स्थापना की है। पूज्य राकेश भाई यानी वो श्रीमद राजचंद्र जी के परम भक्त हैं। वो श्रीमद राजचंद्र जी को अपना गुरु मानते हैं और उनका उद्देश्य यही है कि श्रीमद राजचंद्र जी का संदेश लोगों को पहुंचाना, और उसका उद्देश्य ये है कि उस संदेश से कैसे आज के जीवन में लोगों को शांति मिले, लोगों को सुख मिले। क्योंकि हम सबका जो प्रयास होता है, जो भौतिकवाद में भी जो प्रयास करते हैं, वो फाइनली सुख के लिए करता है। सही बात। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो सुख की दिशा अलग चूज करता है, इसलिए फाइनली वो जब पहुंचता है तो उनको लग पाता है कि ये सुख के पीछे दुख ही है। तो इसीलिए गुरुदेव हमें समझाते हैं कि सुख का सही रास्ता क्या है, सुख का रास्ता प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और कैसे धर्म को हमारे जीवन में सिर्फ एक पार्ट की तरह नहीं, हमारा समग्र जीवन धर्ममय होना चाहिए जी। तो ये संदेश वो देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अक्सर कई बड़े साधु महात्मा या धर्मशास्त्रों के जरिए भी जो उनके ज्ञाता रहे हैं, वे ये बात समझाते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक होने से ज्यादा जरूरी है आध्यात्मिक होना जी। उसके जीवन में अध्यात्म की जगह हो। और जो सिंहस्थ महाकुंभ अभी हुआ था, उसके दौरान वैचारिक कुंभ में जो अमृत संदेश निकले थे, उसमें पहले नंबर का अमृत संदेश भी यही कहता था कि व्यक्ति में इस भौतिक शरीर के परे चेतना के कई आयाम हैं और उसे समझना, उस तक पहुंचना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वही चीज कहीं ना कहीं श्रीमद जी के जीवन में और उनके संदेशों में हम देखते हैं। आपके द्वारा देश भर में और दुनिया भर में नाट्य प्रयोग के द्वारा श्रीमद जी के जीवन को बताया जा रहा है। मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसकी झलक देख लेता हूं कि किस तरह का ये नाटक है। हम इस छोटी सी एक वीडियो क्लिप में देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से देश भर में बड़े विद्वान लोग, बड़े सुधी लोग, जो ज्ञाता लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वे इसका किस तरह से इसकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देखते हैं झलक। धन्य धरा सौराष्ट्र की धन्य गर्मी गुजरात, जन्मे युग पुरुष जो रहेंगे युग युगांतरिया। इस मोहन को महात्मा बनाने में श्रीमद राजचंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। वे मेरे मार्गदर्शक, मेरे प्रेरणा स्रोत और मेरे अच्छे मित्र थे और मैं उनका पुजारी हूँ। जैसे जैसे उनके जीवन के विषय में, उनकी रचनाओं के संबंध में सोचता हूं मैं, इतना ही मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस काल के सर्वोत्तम भारतीय पुरुष थे, द बेस्ट इंडियन ऑफ हिज टाइम। हिंसा के लहू के लाल रंग से जो कपड़ा रंगा हुआ, उसे धोने के लिए लहू का ही इस्तेमाल करेंगे तो कपड़ा लाल ही रहेगा। उसे धोने के लिए अहिंसा का निर्मल जल ही चाहिए।
It was so interesting to see the insight of Gandhiji's life and how many different people leave such different impacts, and Raichandji's impact is on even today. So enlightening to see a play like this and to know about such great people. भगवत गीता है या महावीर का जो चिंतन है और जो उपनिषदों का सार है, वो सारा सार इस नाटक में है। मुझे लगता है कि ये नाटक जिस तरह से बनाया है बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत मुश्किल होता है दो जीवन जो इतने बड़े हैं, इतने विशाल है, बाबूजी और श्रीमद जी, उनको दोनों को एक साथ लाना, ये मुझे बहुत कमाल लगा। मैंने जो सुना, श्रीमद जी के पद सुने, जो बातें सुनी, मैं वो तो साथ लेके जा रहा हूँ, पर उसके अलावा जो उनका मौन सुना उन लफ्जों में, उनमें वो मैं साथ लेके जा रहा हूँ। I think this play has come at the right time because the new gen needs to be exposed to what a great leader we had and what a great guru he had. तो देखा आपने किस तरह से ये गजब का जो नाट्य प्रयोग है, जो नाट्य मंचन है, इसकी अभिनय, इसका संगीत और इसके कहना चाहिए विधा के आयामों पर यदि हम इसकी बात ना करें, कंटेंट की यदि बात करें, विषय वस्तु की बात करें, तो सिर्फ ये श्रीमद जी के जीवन को ही नहीं बता रहा है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को ही नहीं बता रहा है, बल्कि उनकी आत्मा को ही परिलक्षित करने का कार्य कहीं ना कहीं इस नाट्य प्रयोग के जरिए हो रहा है। क्या ये नाट्य प्रयोग है? कैसे इसकी संकल्पना आपके मस्तिष्क में आई थी और अब तक आप क्या इस नाट्य प्रयोग के जरिए कर चुके हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? जी, जब ये जो पूरा नाट्य प्रयोग है, उसकी प्रेरणा हमें पूज्य गुरुदेव राकेश भाई ने हमको दी थी। प्रयोजन ये था कि ये 150वां वर्ष श्रीमद राजचंद्र जी का अभी शुरू होने वाला था, पिछले साल की बात है ये। तो उनके मन में ये आया कि कैसे पूरे जगत में श्रीमद राजचंद्र जी का संदेश पहुंचाया जाए, उनका गांधी जी के जीवन में क्या महत्व रहा है, क्या योगदान रहा है, उसकी बात लोगों को पता चले। इसलिए ये इसी बेस पे ये नाटक की परिकल्पना हुई और सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई और बाद में हमने सोचा कि ये नाटक शुरू करते हैं, लेकिन बाद में इतनी डिमांड बढ़ती गई कि हमको एक के बाद एक नई नई टीम्स रचनी पड़ी, क्योंकि एक साथ कई जगहों पर ये नाटक की डिमांड थी। तो आज ये हाल है कि हिंदी और गुजराती के नाट्य जो चल रहे हैं, उसकी 4 टीम्स एक साथ अलग अलग जगहों पर नाटक कर रही है, एक ही दिन में कर रही है और कन्नड़ा की टीम भी शुरू हो चुकी है और नेक्स्ट मंथ मराठी और बाद में बंगाली, तमिल और अंग्रेजी। तो इन सारी भाषाओं में युग पुरुष का मंचन देश और विदेश में कई जगहों पर होगा। हाँ, विदेश में किन किन देशों में आप जा रहे हैं इस नाटक को लेकर? जी, विदेश में हम लोग नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जा रहे हैं यूके और यूरोप में, और उसके बाद हम जुलाई में जाएंगे नॉर्थ अमेरिका में, कि जहाँ पे कनाडा और यूएसए के कई शहरों में जाएंगे। अगस्त में हमारा प्लान है मिडिल ईस्ट, उसमें ओमान, यूएई और उसके आजू बाजू के देशों में। सितंबर में अफ्रीका और उसमें खास साउथ अफ्रीका जाएंगे, जहाँ पे गांधी जी रहे, जहाँ पे उनका धर्म मंथन का काल था, साउथ अफ्रीका जाएंगे। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में हमारा प्लान है साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग वगैरह और ऑस्ट्रेलिया। सो पूरे विश्व भर में इस ड्रामा के प्रयोग होंगे। जी, निश्चित तौर पर जब इतने व्यापक स्तर पर आपके द्वारा, और ड्रामा और फिल्म्स ये 2 ऐसे माध्यम होते हैं कि जिनका सबसे ज्यादा असर श्रोताओं पर, दर्शकों पर पड़ता है, और आम जीवन को हम जितने अच्छे से किताबों के जरिए नहीं समझा पाते हैं, वे चीजें हम इस तरह से उनको विजुअलाइज फॉर्म में उन्हें ड्रामा के जरिए उन्हें समझाना बहुत आसान होता है। इसी नाट्य मंचन से जुड़े हुए प्रश्न है कि अब तक आप कितने नाट्य प्रयोग कर चुके हैं, और हर दिन मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसके एक दिन पहले ही भोपाल के विधानसभा परिसर में सारे कैबिनेट मंत्रियों के बीच में, विधानसभा अध्यक्ष के बीच में इस नाटक का मंचन हुआ था। भोपाल के हजारों दर्शक यहाँ पर उपस्थित रहे थे और साइमल्टेनियसली एक साथ इसी समय पर 4 अलग अलग शहरों में भी ये नाट्य मंचन हो रहा था। तो इतनी बड़ी टीम, आप कितने लोगों के साथ इस पूरे कार्य को कर रहे हैं और अब तक कितने इस तरह के नाट्य प्रयोग हो चुके हैं? अब तक कुल 130 दिनों में 275 शो हो चुके हैं जी। और अभी बात करूं तो ये इन 3 दिनों में हमारे 22 शो हैं, क्योंकि एक दिन में एक टीम वाले, जब तक हजारों लोगों की टीम नहीं होगी तब तक ये संभव नहीं। हाँ, और ये नाटक की क्रू है, 30 आदमियों की क्रू है, जहाँ पे 14 एक्टर्स हैं और वो 57 डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाते हैं। और उसके साथ पूरी बैकअप टीम होती है, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप वगैरह, वो 16 जन की टीम है।
तो ऐसी अभी 5 टीम हमारी चल रही है और बैक एंड में हमारे जो सेवक्स हैं श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर के, वो 200-300 सेवक हैं जो पूरा उसका लॉजिस्टिक्स शेड्यूलिंग वगैरह मैनेज करते हैं। इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट करना, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इसके भी सारे बहुत बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम कार्य कर रही है। और निश्चित तौर पर जिस तरह के आपके प्रयास हैं, समझना होगा ये कि ये ना सिर्फ इस तरह की इवेंट मैनेजमेंट की कला सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि हम किसी भी संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इस युद्ध स्तर पर इसी तरह आंदोलन के रूप में कार्य करना चाहिए। बहुत थोड़े समय में बहुत सारी बात आपने बताई। अंत में जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके व्यक्तिगत जीवन पर श्रीमद राजचंद्र जी का क्या असर रहा है? क्योंकि बहुत थोड़ा समय है और बहुत संक्षेप में आप ये बताइए। मेरा व्यक्तित्व जीवन में मेरा व्यक्तिगत जीवन जी, वो पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा प्रमाणिक होते हैं। जी, मेरे व्यक्तिगत जीवन श्रीमद राजचंद्र जी और हमारे सदगुरु पूज्य राकेश भाई, मैं कहूँ तो उनकी ही देन है। क्योंकि मैं MBA हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में पूरी की और एज यू नो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं बाहर गांव जाने की, अब्रॉड जाने की। लेकिन जब मैंने उनका संदेश सुना, उनका संदेश मैंने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, उससे जो बदलाव मैंने अपने में पाया, तो उसके फलस्वरूप मैंने दीक्षा ली। मैंने अपना जो सांसारिक जीवन है उसका त्याग किया और अभी मैं आश्रम में ही रहता हूँ और अपना समय अपनी साधना और सेवा में व्यतीत करता हूँ। और खास इस उपलक्ष्य में आपको ये कह दूं कि ये जो नाट्य प्रयोग हो रहा है उसका एक उद्देश्य है आंतरिक शुद्धि और आंतरिक चिकित्सा लोगों की, और साथ ही साथ हम इस नाट्य प्रयोग के माध्यम से एक 200 बेड की हॉस्पिटल भी निर्माण करने जा रहे हैं आदिवासी लोगों के लिए, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल रहेगी, जो श्रीमद राजचंद्र जी के नाम से रहेगी। जी जी बिल्कुल, साधना और सेवा ये जीवन के उद्देश्य हैं और इसको ही धर्मपुर में जो आपका मिशन है उसके जरिए लगातार चलाया जा रहा है। और जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वे समझ पा रहे होंगे, मौलिक जी के जीवन से ये चीज सीखी होगी कि वे इतने वेल एजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्हें वास्तविक आध्यात्मिक शांति किस मार्ग से मिली है। तो हम भी चाहेंगे कि हम भी हमारी इस भौतिकवादी संस्कृति के परे, हमारी जिंदगी नौकरी पेशा घर गृहस्थी में बिताने के परे, हम खुद से ये प्रयास करें, हम खुद समझने की कोशिश करें, आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने की कोशिश करें। और यदि हम ऐसा चाहते हैं तो हमें श्रीमद राजचंद्र जी का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। बहुत थोड़े समय में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमें मौलिक जी के जरिए प्राप्त हुई। मौलिक जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने व्यस्त समय में से आपने यहाँ हमारे लिए समय निकाला और दर्शकों तक इतनी अहम जानकारी पहुँचाई, इसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहीं रुकते हैं और अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो फिर किसी नई शख्सियत के साथ हमारे इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।